एवरीवन वेलकम बैक। क्लास 9 साइंस का जो 14 चैप्टर है सब्सटेंसेस इन अ कॉमन यूज़, इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग ने ख़त्म किया है और उस लेक्चर में हम लोग ने डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले जो सॉल्ट्स है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने जो कॉमन सॉल्ट है वो बेकिंग सोडा और जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑलरेडी कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा और उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.H2O। वॉशिंग सोडा नाम से पता चलता है जो हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और जो उसका केमिकल फॉर्मूला वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .H2O। ओके, सो ये वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट वर्क कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। वी हैव टू कॉनिकल फ्लास्क। इन वन कॉनिकल फ्लास्क वी हैव हार्ड वाटर एंड इन अदर वी हैव सॉफ्ट वाटर। ओके, सो इस दो कॉनिकल फ्लास्क में जब हम सोप ऐड करेंगे तो सोप का जो लैदर फॉर्म होता है, झाग फॉर्म होता है, वो सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा होगा और हार्ड वाटर में कम होगा। ओके, सो लैदर ज़्यादा फॉर्म नहीं होने के कारण जो हार्ड वाटर है वो वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग पर्पस के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। सो इसीलिए जब हार्ड वाटर में हम लोग वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं, डिटर्जेंट ऐड करते हैं, तो जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो क्लीनिंग पर्पस के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, राइट। सो द हार्ड वाटर फ्रॉम वेल और बोरवेल becomes soft on adding washing soda, and we come to know this from the lather formed on it. सो ये हार्डनेस है, वाटर को जो हार्डनेस आती है वो किस वजह से आती है वो देखते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। जो क्लोराइड जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वाटर को हार्डनेस मिलती है। सोडियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू इट to soften such a water and make it suitable for use. सो ऐसा जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको क्लीनिंग वगैरह पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। The reaction with the sodium carbonate causes the formation of insoluble carbonate salts of magnesium and calcium. सो यहाँ पे रिएक्शन दी है MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट विल गिव MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2 NaCl. Sodium carbonate is a water soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonates on keeping loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This powder is called washing soda. और यहाँ पे एक रिएक्शन भी दी हुई है Na2CO3 10H2 मतलब जो क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट है उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10H2O है। सो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट है ये वाटर इवेपोरेट होगा, ये वाटर ये लूज़ करेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है Na2CO3.H2O वाइट कलर की जो पाउडर मिलती है उसको ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। वॉशिंग सोडा इज़ अ वाइटिश एंड ओडरलेस पाउडर एट अ रूम टेम्परेचर। सो जो वॉशिंग सोडा होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा है तो वाइट इन कलर एंड इट इज़ ओडरलेस मतलब उसको किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं है। सेकेंड इज लिटमस हैज़ अ ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। सो वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में जब हम लिटमस डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर में टर्न होता है, राइट। इसका मतलब क्या है तो वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक दैट इज it absorb moisture if left exposed to air. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वाटर लविंग। जब हम वॉशिंग सोडा को ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो एयर में जो मॉइस्चर है
उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ। ये तो सबको पता है कि वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट उसको उसका जो मेजर काम है वो क्या है, तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड in the glass and paper industry and also in the refining of petrol. Next देखते हैं some substances in our daily use which contain water of crystallization. डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे पहला वाला है दैट इज़ एलम, जिसको बोलते हैं पोटैश एलम। उसका फॉर्मूला है K2SO4.Al थ्राइस 24H2O। सो ये जो एलम है उसको हिंदी में बोलते हैं फिटकरी और मराठी में बोलते हैं तुरटी। सो इस एलम का डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है वो देखते हैं। ओके, सो बॉयज़ को पता होगा कि शेविंग वगैरह करते टाइम जो कट्स आते हैं और कट में से जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए ये एलम यूज़ की जाती है। ओके, सो जो माइनर कट में से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये जो एलम है फिटकरी है उसको यूज़ करते हैं। उसका और एक बेस्ड पर्पज़ है दैट इज़ फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। आजकल के टाइम में तो सबके घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल है, लेकिन पहले के ज़माने में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एलम का यूज़ किया जाता था। जो बोरवेल से जो पानी आता है उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह रहती है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसके ऊपर ऐसे एलम हम घुमाएंगे तो जो भी मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जो ऊपर वाला पानी है वो प्यूरिफाई हो जाता है। सो पहले के ज़माने में वाटर प्यूरिफाई करने के लिए एलम का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है बोरैक्स और उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2Br4O7.10H2O। सो बोरैक्स का यूज़ क्या है, तो बोरैक्स इज़ यूज्ड इन अ पेस्टिसाइड्स। जो इंसेक्ट वगैरह किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें बोरैक्स यूज़ होता है। एंड जो बाथरूम और टॉयलेट क्लीनर्स है उसमें भी बोरैक्स यूज़ होता है। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। उसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम सल्फेट और जो फॉर्मूला है वो है MgSO4 7H2O। सो इप्सम सॉल्ट एज अ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। जब गार्डन वगैरह में प्लांट पे हम लोग इप्सम सॉल्ट स्प्रे करेंगे, इप्सम सॉल्ट का सोल्यूशन स्प्रे करते हैं, तो जो प्लांट में से जो यील्ड आती है लाइक फ्लावर्स फ्रूट्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसका और एक पर्पज़ है दैट इज़ ये मसल पेन जॉइंट पेन में यूज़ होता है। बॉडी में किधर भी मसल पेन और जॉइंट पेन होता है तो बात करते टाइम वाटर में इप्सम सॉल्ट ऐड करके बात करते हैं तो वो पेन से थोड़ा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ BaCl2 2H2O। सो बेरियम क्लोराइड का पर्पज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल और जो लैबोरेटरी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, उसका दूसरा नाम है ग्लोबल सॉल्ट्स और केमिकल फॉर्मूला है Na2SO4 10H2O। सोडियम सल्फेट का यूज़ क्या है, तो सोडियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ मेडिकल पर्पज़। जो लक्सेटिव्स वगैरह लक्सेटिव होते हैं मतलब ऐसे मेडिसिन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट स्पीड अप करते हैं, सो उसमें सोडियम सल्फेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप। सो जब हम ऑयल और एनिमल फैट को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और KOH के साथ बॉईल करते हैं तो जो फैटी एसिड्स मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हम बोलते हैं सोप। When a soap is mixed with the hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. These being water insoluble, they form precipitate
and that is why the leather is not firm. तो जो हम सोप को हार्ड वाटर में मिक्स करते हैं, तो जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं उनसे जो फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं और वो वाटर इंसॉल्युबल होने के कारण प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से सोप अच्छे से लैदर अप नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखते हैं बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप में डिफरेंस क्या है। तो बाथिंग सोप में हाई ग्रेड ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली बाथिंग सोप हम लोग स्किन पे यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें जो फैट्स ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हाई ग्रेड होते हैं, और इन वॉशिंग सोप लो ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड। ओके, बाथिंग सोप दे डू नॉट फॉर्म लैदर इन अ हार्ड वाटर, हम लोग ने पहले भी देखा ये, और वॉशिंग सोप दे फॉर्म अ लैदर इन अ हार्ड वाटर। नेक्स्ट है बाथिंग सोप में जो परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, बाथिंग सोप का अच्छे से फ्रेगरेंस भी आता है, राइट। तो उसमें गुड क्वालिटी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं और वॉशिंग सोडा में चीप क्वालिटी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो देखते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है। एलिमेंट्स विद द हाई एटॉमिक नंबर such as uranium, thorium, radium have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. This property is called radioactivity, and a substance having this property is called radioactive substance. Okay. So जो high atomic number elements है like uranium, thorium, radium, उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, तो ये जो एलिमेंट्स है उनके न्यूक्लियस से इनविजिबल, हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशंस एमिट हो रहे होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी पजेस करता है, जिस सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। The nucleus of radioactive element is unstable. Radiation occur from an unstable nucleus. This point is very very important. The nucleus of radioactive element is unstable and radiation occur from the unstable nucleus. रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल है उसी से ही रेडिएशंस एमिट होते हैं। सो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन से एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स नहीं तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स रहने की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है वो भी एक्स्ट्रा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए वो एलिमेंट जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको एमिट करते हैं, और ये जो एमिटिंग एनर्जी है उसको ही हम बोलते हैं रेडिएशन। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड एटॉमिक मास नंबर है 12। सो कार्बन के पास जो प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब 12 माइनस 6। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6। सो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, मतलब 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। सो इसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। लेकिन हम लोग ने कार्बन का आइसोटोप्स लिया, फॉर एग्जांपल C14। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 8 है, राइट। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, और इसकी वजह से कार्बन 14 का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, एंड दैट इज़ वाई कार्बन 14 इज़ रेडियो एक्टिव बट द कार्बन 12 इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। ओके, सो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव। एल टेबल में ऐसा देखा गया कि 83 के आगे के जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब रेडियो एक्टिव है। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर गिवन आउट बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उनमें से 3 टाइप के रेडिएशंस एमिट होते हैं,
दीज आर अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज, उसको बोला गया है अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। In 1889, Rutherford discovered that the radiation emitted by radium were of two types. They are called alpha and beta radiation. In 1889 में रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें उन्होंने ये नोटिस किया था कि जो रेडियम है, इट इज़ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से दो टाइप के रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे। एक का नाम अल्फ़ा है और एक का नाम है बीटा। ओके उसके बाद जो विलार्ड डिस्कवर्ड द थर्ड टाइप नेमली गैमा रेडिएशन। रुदरफोर्ड ने दो टाइप के रेडिएशन डिस्कवर की, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, और जो विलार्ड है उसने थर्ड टाइप डिस्कवर किया, वो है गैमा रेडिएशन। ओके व्हेन दीज रेज आर अलाउड टू पास थ्रू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स दे गेट सेपरेटेड। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुदरफोर्ड इन 1902. Rutherford and Willard studied the radiation emitted by radioactive substance. Okay, so Rutherford and Willard ने इन तीन रेज को स्टडी करते टाइम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट सेटअप इस यहाँ पे डायग्राम में दिया है, वो देखते। सो उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उसको एक लेड बॉक्स में से बंद कर दिया। उसका एक एंड ओपन किया, उसके एग्जैक्ट सामने उसने एक स्लिट रखी। ये स्लिट का काम क्या है, तो ये एज अ फिल्टर की तरह काम करती है। सो दिस स्लिट अलाउ ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन टू पास थ्रू। नेक्स्ट उन्होंने दो प्लेट्स रखी, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, एक थी पॉजिटिव एक थी नेगेटिव। उसके आगे फोटोग्राफिक प्लेट रखी ताकि जो रेडिएशन आए वो उस पर टकराए। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नोटिस क्या किया था, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से जो रेडिएशन निकल रही थी वो जब इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट में से पास होती है तो वो डेविएट होती है। एक रेडिएशन पॉजिटिव साइड डेविएट हो गई, एक रेडिएशन नेगेटिव साइड डेविएट हो गई, और एक थी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सीधी की सीधी जा रही थी। सो जो रेडिएशन पॉजिटिव साइड डेविएट हो गई उसको बोला गया बीटा रे, जो नेगेटिव साइड गई उसको बोला गया अल्फ़ा रे, और जो सीधी गई दैट इज़ गैमा रे। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रे। सो प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट दैट इज़ नेचर, करंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोला जाता है। बीटा रेज करंट ऑफ बीटा, जो बीटा रेज है दैट आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो गैमा रेज है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट है मास। अल्फ़ा रेज का जो मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो है 4.0028 यू। यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ये एक यूनिट है। जो बीटा रेज है उसका मास है 0.000548 यू, और गैमा रेज को कोई मास नहीं होता। ओके सो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ द हेवीएस्ट पार्टिकल अमंग बीटा एंड गैमा रे। ओके सो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हेवी होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, सो उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम है। ओके सो इट कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस देन 0.02 millimeter. Then beta rays can penetrate the aluminium sheet of thickness 2 millimeter, मतलब अल्फ़ा से 100 टाइम ज़्यादा है। और जो गैमा रे है उसका कोई मास ही नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है। इट कैन पेनिट्रेट द 50 सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन विच इज़ 10,000 टाइम्स पेनिट्रेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ओके नेक्स्ट देखते हैं चार्ज। सो अल्फ़ा पे जो चार्ज है दैट इज़ +2, बीटा पे -1, और जो गैमा है वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो अल्फ़ा रेस पे जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फ़ा रेस की सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई,
then beta is low, and for gamma it is very low. डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फ़ा के प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट होता है. बीटा इज़ नेगेटिवली चार्ज, सो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट होता है. और जो गामा है वो न्यूट्रल है, इसके लिए वो डेविएट नहीं होता. ओके, देन वेलोसिटी. अल्फ़ा रेस की जो वेलोसिटी है वो 1/5 to 1/20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो लाइट की वेलोसिटी क्या है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो इसका 1/5 to 1/20 करेंगे तो वो अल्फ़ा रेस का वेलोसिटी है. देन फॉर बीटा इट इज़ 1/5 to 9/10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट. और फॉर गामा रेज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो द पावर टू प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस. सो अल्फ़ा में वेरी हाई है, बीटा में वेरी लो है और गामा में लो है. ओके, सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक यूज़ तो सबको पता है. हम का यूज़ के किधर होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, बॉम्ब बनाने में. लेकिन ऐसा नहीं है. जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होते हैं. लाइक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ वेरियस फील्ड्स सच एज अ साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा. सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन अ 2 ways. एक है बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन एंड बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ. सो एक यूज़ ऐसा है कि जिसपे सिर्फ रेडिएशन यूज़ करेंगे, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उसको यूज़ करके, और बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, या तो फिर जो एलिमेंट है उसका यूज़ करके. द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन अ वेरियस फील्ड्स एज फॉलोज. एक एक फील्ड हम लोग देखते हैं. फर्स्ट है इंडस्ट्रियल फील्ड. Radiography. The internal crack and voids in a cast iron articles and iron solder can be detected with the help of gamma rays. For this purpose, isotopes like cobalt-60, iridium-192 are used in a radiography camera. This technique is used to detect the flaws in a metal work. ओके, सो हम लोग के बॉडी में कभी भी कुछ फ्रैक्चर होता है, बोन में जो क्रैक वगैरह आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं, राइट. सो ये भी एक्सरे एक प्रकार की रेडियोग्राफी ही है. सो जो मेटल में जो क्रैक वगैरह आते हैं, मेटल में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कोबाल्ट-60, इरिडियम-192 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं. Measurements of thickness, density and level. It is necessary to maintain the required thickness in the manufacturing of aluminum, plastic, iron sheets of differing thickness. In the manufacturing process, the radioactive substances is placed on a one side and the instruments to measure the radiation on other. The radiation read by the measuring instrument varies with the thickness of sheet. Material inside the packing can also be examined by the same technique. सो जो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आयरन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम उनकी जो थिकनेस, डेंसिटी और लेवल वगैरह मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है ल्यूमिनेसेंट पेन एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस. द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक रेडियम, प्रोमीथियम, tritium with some phosphors are used to make the certain objects visible in the dark. For example, the hand of clock, certain other objects. The krypton 85 is used in a HID, high intensity discharge lamp, while the promethium 147 is used in a portable X-ray units as a source of beta rays. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वॉच होते हैं वो रात में चमकते हैं, और उसका रीज़न क्या है तो उसमें रेडियम होता है. ओके, सो वैसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो रात में विजिबल होने के लिए रेडियम वगैरह जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं. यूज इन सिरामिक आर्टिकल्स. Luminous colors are used to decorate the ceramic tiles, utensil plates. Earlier, the uranium oxide was used in these paints. So, जो सिरामिक टाइल्स वगैरह है उसको चमकाने के लिए
ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट गिव सीड्स प्रॉपर्टी लाइक अ फास्ट ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। सो जो प्लांट्स है उसकी फास्ट ग्रोथ होने के लिए और हायर प्रोडक्टिविटी पाने के लिए जो सीड्स होते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट-60 इज़ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। जो पैकेज प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कोबाल्ट-60 यूज़ किया जाता है। अनियंस पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद द गामा रेज फ्रॉम द कोबाल्ट-60 टू प्रिवेंट देयर स्प्राउटिंग। आपने देखा होगा कि ओनियन पोटैटोज को हम लोग जब बहुत टाइम के लिए रख देते हैं तो उसको स्प्राउटिंग वगैरह होती है, राइट। सो ये जो स्प्राउटिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए they are irradiated with the gamma rays from cobalt-60. Strontium-90 is used as a tracer in the research of various crop. So जो क्रॉप वगैरह के रिसर्च करते हैं उसमें स्ट्रॉन्शियम 90 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल साइंस। पॉलीसाइथेमिया, द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज इन दिस डिजीज पॉलीसाइथेमिया। phosphorus-32 इज़ यूज इन इट्स ट्रीटमेंट। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ पे जिसमें जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट में phosphorus-32 यूज़ होता है। नेक्स्ट है बोन कैंसर। स्ट्रॉन्शियम-89, स्ट्रॉन्शियम-90, समैरियम-153 एंड रेडियम-223 आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। हाइपरथायरॉयडिज्म, enlargement of thyroid gland, weight loss in spite of appetite, insomnia are the symptoms of the hyperthyroidism. It occurred due to the overproduction of hormone by thyroid gland. Iodine 123 is used in the treatment of hyperthyroidism. जो hyperthyroidism है, hyper means ज़्यादा, सो जो थायराइड ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है तो उस हार्मोन्स का जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और इसके ट्रीटमेंट में आयोडीन 123 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूमर डिटेक्शन। बोरॉन-10, आयोडीन 131, कोबाल्ट-60 are used in the treatment of brain tumor, while arsenic-74 is used in detection of small tumors in a body. Hazards of radioactive substances and radiation. The central nervous system is affected by the radioactive radiations. Okay, so जो radioactive radiations है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, लाइक ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। हेरिडेटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन अ डीएनए इन अ बॉडी। जब इस रेडिएशन को डीएनए पे बम्बार्डमेंट करेंगे तो हेरिडेटरी डिफेक्ट्स आते हैं, मतलब ऐसे डिफेक्ट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं। रेडियोएक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉजेज द डिजीज लाइक अ स्किन कैंसर एंड ल्यूकेमिया। ये जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है वो स्किन में पेनिट्रेट हो सकते हैं और उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मीन्स एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सप्लोजन एंटर द बॉडी थ्रू एन एयर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देम। ओके, सो जो रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स है वो जब एक्सप्लोजन की वजह से में एयर में जाते हैं तो वो एयर में से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स रिलीज इन द सी एंटर द बॉडीज ऑफ फिशेज एंड थ्रू देम एंटर द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ये जो रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स में जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिश उसको कंज्यूम करते हैं और ये जो फिश है उसको हम कंज्यूम करते हैं। ओके, सो वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में भी पास ऑन होते हैं। द रेडियोएक्टिव पेंट ऑन अ वॉच कैन कॉज कैंसर। हम लोग ने जो देखा ये जो वॉचेस वगैरह है उसको डार्क में विजिबल करने के लिए जो पेंट नहीं तो जो रेडियम वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप स्ट्रॉन्शियम-90 कैन एंटर द बॉडी थ्रू प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, मिल्क एक्सेट्रा एंड कॉज डिजीज लाइक अ बोन कैंसर, ल्यूकेमिया। हम लोग ने देखा कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसके सीड्स को मॉडिफाई किया जाता है बाय द बम्बारमेंट और इरेडिएशन ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। सो उसकी वजह से ये जो प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स हम लोग कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से डिजीज़ लाइक अ बोन कैंसर और ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So if you like this video, then please share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you so